Assalamu alaikum. I am Samra Shaheen. Today we deliver the lecture biology. कल जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन मैन डिटेल से पढ़ा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्पिरेशन मैन में किस तरह होती है, मैन किस तरह रेस्पायर करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है, कल हमारा लंग्स टॉपिक रह गया था। बाकी हमने एयर पैसेज वे को डिटेल से देख लिया था कि एयर पैसेज वे, एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में इंटर होगी, नोज में इंटर होगी, फिर फेरेंक्स में इंटर होगी, फेरेंक्स के बाद एयर लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया में इंटर होती थी। तो ये एयर पैसेज वे के पार्ट्स थे। आज लंग्स के पार्ट को डिस्कस करने हैं। लंग्स के पार्ट में क्या होता है, ब्रोनकाई आ जाते हैं, ब्रोनक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्वोलाई आ जाते हैं। ट्रैकिया को अगर देखा जाए, जैसे ही ट्रैकिया क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एसोफेगस के वेंट्रल पोजीशन में मौजूद होता है। इसमें सी शेप कार्टिलेज पड़े होते हैं जो इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं। अब ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, लेफ्ट और राइट ब्रांच में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोनकाई। एयर जो है वो नोज से इंटर होती हुई फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ट्रैक लेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर ब्रोनकाई में इंटर होती है। ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोनकाई का नाम देते हैं। जैसा कि एक दरख्त है, उसकी एक शाख नीचे होती है, फिर आगे से वो मजीद उसकी दो शाखें और दो शाखें आगे डिवाइड होती हैं। इसी तरह लंग्स में ट्रैकिया दो में डिवाइड होते हैं, और जैसे ही वो दो में जो डिवाइड होते हैं उसको ब्रोनकाई बोलते हैं, और ब्रोनकाई मजीद छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। उनको हम डिटेल से अगली स्लाइड में देखेंगे। ट्रैकिया क्या है, डिवाइडेड हो जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में। यहाँ से ट्रैकिया डिवाइड हुआ लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में। तो जो ईस्ट ब्रोंकस है, दोनों ब्रोंकस ब्रोनकाई सिंगल को ब्रोंकस बोलेंगे, तो वो जैसे ही लंग्स में इंटर होंगी तो वो मजीद छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगी जिसको बोलते हैं, ये है ब्रोनक्यूल्स। तो ये ब्रोनकस मजीद डिवाइड होती हैं, डिवीजन होती है, इनमें सब डिवीजन के नतीजे में छोटी छोटी जो इकाइयाँ, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको हम ब्रोनक्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद जो है ब्रोनकाई क्या है, ये स्मॉल का इसमें कार्टिलेज रिंग पाई जाती हैं ब्रोनकस के अंदर भी, जैसा कि ट्रैकिया के अंदर थी, ताकि इसको कोलैप्सिंग से बचा सकें, ताकि वो कोलैप्स ना हो। जब एयर इंटर हो रही है, एयर नहीं इंटर हो रही, तो वो कोलैप्स नहीं होंगे। तो वो किस वजह से कोलैप्स नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एयर रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं। उसके बाद ब्रोनक्यूल्स, जो ब्रोनकस है वो डिवीजन के आगे मजीद छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं, जिसका डायामीटर होगा 1 mm, और उसको हम नाम देते हैं ब्रोनक्यूल्स का। मतलब ट्रैकिया डिवाइड हुआ टू ब्रोनकाई में, ब्रोनकाई डिवाइड हुए ब्रोनक्यूल्स में। तो जो स्ट्रक्चर ब्रोनक्यूल्स का है, ब्रोनक्यूल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो भी कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो रिप्लेस हो जाती है उसमें कार्टिलेजिनस प्लेट में। और क्या होता है, ब्रोनक्यूल्स जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से मिलके बने हुए होते हैं। स्मूथ मसल्स अक्सर ऐसा होता है कि वो मसल्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोनक्यूल्स का वे ब्लॉक हो जाता है, वेंटिलेशन रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ब्रोंको डिलाइटस मेडिसिन, जो ब्रोंको डायलेट भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रोनक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं, उसके पोर्स को ओपन अप कर देते हैं ताकि रेस्पिरेशन हो और रेस्पिरेशन में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। उसके बाद जैसे ही ब्रोनक्यूल्स इंटर होते हैं एयर सैक्स में, जिसको हमने पहले भी डिटेल से देखा एल्वोलाई में, तो उसको हम बोल देते हैं एल्व्यूलर सैक्स, क्योंकि ये एल्वोलाई के अंदर इंटर हो चुकी हैं, तो एल्व्यूलर सॉरी डक्ट बोलेंगे। तो जो एयर सैक है उसको एल्वोलाई का नाम देंगे। आप देखें ये डायग्राम भी आप लोगों को नजर आ रही है, एयर इंटर हुई लेरिंग से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोनकाई में। तो जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है दो ब्रोनकाई में, ब्रोनकाई आगे जैसे ही लंग्स में इंटर हो रहे हैं वो मजीद डिवीजन इनकी हो रही है जो कि ब्रोनक्यूल्स कहलाते हैं। ब्रोनक्यूल्स के एंड में एल्वोलाई मौजूद है। अब एल्वोलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एल्वोलाई कैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छों की मांद में ये मौजूद होते हैं हर ब्रोनक्यूल के एंड में। जैसे ही ब्रोनक्यूल इस एयर सैक्स में इंटर होगा तो इसको हम एल्व्यूलर डक्ट का नाम देते हैं।
जो एल्व्यूलर ये सैक है जिसको एल्वोलाई का नाम देते हैं, इसकी थिन एपिथेलियम होगी, इसके गिर्द डेंस कैपिलरी नेटवर्क होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो। उसके अलावा थिन एपिथेलियम होगी और ये सरफेस एरिया को बढ़ाएँगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करवाती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने रेस्पिरेशन की पढ़ी थी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतरती हैं एल्वोलाई और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगी, इसको रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम भी देते हैं। अब एल्वोलाई या एयर सैक्स किसको बोलते हैं? एयर सैक्स क्या है? फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स के। लंग्स में बहुत ज़्यादा मिलियंस की तादाद में एल्वोलाई मौजूद होते हैं। एल्वोलाई के गिर्द ये कैपिलरीज़ का नेटवर्क आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये कैपिलरीज़ का नेटवर्क क्या करवाता है? रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करवाता है, जिसकी वजह से इसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। एल्वोलाई क्या है? ये है एयर सैक, हवा की थैलियाँ हैं जहाँ पे हवा ने फिल अप होना होता है। ये जो है वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी वो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, उसके गिर्द कैपिलरीज़ होनी चाहिए, उसकी लेयर जो है वो 1 सेल थिक या 2 सेल थिक होनी चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज ईज़ी हो और इसके जो एपिथेलियम है वो सेपरेट रखती है, एयर को और ब्लड को मिक्स अप नहीं होने देती। तो एल्वोलाई क्या है? ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। एल्वोलाई को ओवरलाइन क्या करती हैं? इसके गिर्द कैपिलरीज़ का एक्सीलेंट नेटवर्क होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवाता है, उसका एक्सीलेंट मीडियम है गैसेस एक्सचेंज का। उसके बाद लंग्स को देख लें तो लंग्स क्या होते हैं? लंग्स 2 लंग्स मौजूद होते हैं ह्यूमन्स में। लंग्स एक कैविटी में मौजूद होते हैं जिसको चेस्ट कैविटी का नाम देते हैं। इसके गिर्द रिब्स मौजूद होंगी, इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। वो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? ये वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, एयर को इसमें इंटर करवाते हैं लंग्स के अंदर और उसके बाद है इसमें जो है जो लंग्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं आउटसाइड किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू और माउथ के थ्रू। यहाँ से एयर इंटर होती है नोस्ट्रिल से भी और माउथ से भी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से वो लंग्स की तरफ आती है, तो लंग्स कनेक्टेड होते हैं आउटसाइड ये ट्रैकिया के थ्रू। उसके अलावा लंग्स जो है वो स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, स्पॉन्जी नज़र आ रहे होते हैं। स्पॉन्ज का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पोर्स मौजूद हो, तो पोर्स वाले स्ट्रक्चर को हम स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर लंग्स को देखा जाए तो उसमें हमें पोर्स नज़र नहीं आते, तो हम इसको स्पॉन्जी क्यों बोलते हैं? स्पॉन्जी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्वोलाई हैं। अगर एल्वोलाई की मौजूदगी की वजह से इनका कलर भी लाइट पिंक कलर में होगा और इनकी जो सरफेस है वो कहीं पे उभार और कहीं पे वो गहराई ऐसी सरफेस होगी, मतलब रफ सरफेस होगी, जिसकी वजह से इसको स्पॉन्जी बोला जाता है। उसके अलावा लंग्स के गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट डिफाइन प्लूरा। तो प्लूरा क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है लंग्स में जिसने सराउंड किया होता है लंग्स को, और लंग्स को ये किसी भी किस्म के नुकसान से बचाती हैं। उसके अलावा चेस्ट कैविटी जो है वो क्या है? सेमी वैक्यूलेटेड चैम्बर है, वैक्यूटेड चैम्बर है। ये क्या करती है? वैक्यूम को इंक्रीज करवाती है चेस्ट कैविटी। ये किस चीज़ से मिलकर बनती है? रिब्स और इंटरकोस्टल मसल से मिलकर ये चेस्ट कैविटी बनी हुई होती है। डायाफ्राम क्या होते हैं? जो इसका फ्लोर है चेस्ट कैविटी का, इसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। तो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये शीट ऑफ स्केलेटन मसल से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए सबसे पहले हम जो डायग्राम देख लेते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है? एयर इंटर होती है, एक्सपायरेशन में एयर मूव आउट होती है, एयर रिलीज होती है। तो इंस्पायरेशन में दोनों की डेफिनेशन ये होगी, इंस्पायरेशन is a process in which air is enter into the lungs and expiration is a process in which air move out from the lungs. इंस्पायरेशन में एयर लंग्स के अंदर कैसे इंटर होगी? इसमें रिब्स और दो तरह से इसकी क्या करना होता है, इसकी कैविटी को बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो लंग्स के ऊपर, लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिले और लंग्स में एयर खुद इंटर हो। तो वो कैसे होगा? रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एलिवेट हो जाएंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे। और उसके अलावा जो
ये नीचे फ्लोर है इसका चेस्ट कैविटी का, जिसको डायाफ्राम बोलते हैं, वो भी क्या होगा, बाएं की तरफ मूव करेगा और ये लेस एंड डोम लाइक हो जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वैक्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से एयर रस्ट होगी लंग्स की तरफ। तो एक्सपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो इंस्पायरेशन के बिल्कुल उल्ट होगा। इंस्पायरेशन में हमने कहा कि रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसमें रिब्स एक्सपायरेशन में रिलैक्स करेंगी। जब एक्सपायरेशन में रिब्स रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। नंबर 2 पे इसके डायाफ्राम के जो मसल्स हैं वो इनवर्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डोम लाइक हो जाएंगे। एक तो रिब्स की तरफ पर से प्रेशर आ रहा है, नंबर 2 पे डायाफ्राम की तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो उस प्रेशर के पड़ने की वजह से क्या होगा, लंग्स पे प्रेशर आ पड़ेगा और लंग्स में से एयर जो है वो मूव आउट होगी ट्रैकिया के थ्रू, और फिर नोज या माउथ के थ्रू वो एयर मूव आउट होगी, जिसको हम एक्सपायरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। इंस्पायरेशन क्या होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें चेस्ट कैविटी के स्पेस को बढ़ाना होता है। वो दो तरीके हैं किस तरह बढ़ाया जाता है। नंबर 1 पे रिब्स मसल्स हेल्प आउट करते हैं, नंबर 2 पे डायफ्राम मसल्स हेल्प आउट करते हैं। रिब्स कैसे हेल्प आउट करती हैं, रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में रिब्स एलिवेट होंगी, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव होंगी। इसी तरह डायाफ्राम के मसल्स क्या करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायाफ्राम लेस देन डोम लाइक हो जाएगा, डोम जैसा नहीं, लेस देन डोम लाइक। डोम गुंबद को बोलते हैं, तो गुंबद जैसी साख नहीं रहेगी इसकी। उसके बाद क्या होगा, जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो भी अपवर्ड मूव कर रही हैं, डायफ्राम भी लेस देन डोम लाइक हो रहा है, तो स्पेस चेस्ट कैविटी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर लंग्स के ऊपर कम पड़ेगा। जब प्रेशर कम पड़ेगा तो लंग्स में से जो एयर है वो रिमूव आउट होगी, प्रेशर रिमूव होगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे, वैक्यूम इंक्रीज हो जाएगा लंग्स में, जिसके नतीजे में एयर जो है वो मूव आउट होगी लंग्स में से, आउटसाइड चली जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एयर मूव इन होगी, सॉरी एयर मूव इन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेस्ट कैविटी का वॉक्यूम डिक्रीज करना होता है। वो कैसे इसकी स्पेस डिक्रीज करेंगे, सबसे पहले रिब्स मसल्स रिलैक्स्ड होंगे, डायफ्राम मसल्स रिलैक्स्ड होंगे। रिब्स मसल्स रिलैक्स्ड होंगे तो रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, रिब्स डाउनवर्ड मूव करेंगी तो जो और उसके अलावा डायफ्राम डोम लाइक हो जाएगा। इन दोनों के इस तरह कॉन्ट्रैक्शन से चेस्ट कैविटी में जो वैक्यूम है वो चेस्ट कैविटी में रिड्यूस होगा उसका फ्लोर, और रिडक्शन की वजह से प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर, लंग्स प्रेस होंगे, जिसके नतीजे में उसके अंदर से एयर मूव आउट हो जाएगी। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की डायग्राम्स। अब इनका डिफरेंस देख लें। इंस्पायरेशन में क्या होता है, रिब्स मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से अपवर्ड मूव करती हैं। इसमें एक्सपायरेशन में रिब्स मूव करती हैं, जिसकी वजह से रिब्स डाउनवर्ड मूव करती हैं। इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो लेस एंड डोम लाइक हो जाता है। एक्सपायरेशन में डायफ्राम मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, डोम लाइक हो जाते हैं, गुंबद नुमा हो जाते हैं। डायफ्राम डायफ्राम क्या है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को हम डायफ्राम बोलते हैं। इसी तरह क्या होगा, जब ये इसकी वजह से क्या होगी, स्पेस बढ़ जाएगी चेस्ट कैविटी में डायफ्राम मसल्स और रिब्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जबकि एक्सपायरेशन में स्पेस डिक्रीज हो जाएगी। इंस्पायरेशन में स्पेस इंक्रीज होगी तो प्रेशर पड़े कम होगा लंग्स में, प्रेशर कम होने की वजह से एयर जो है वो लंग्स में मूव होगी। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिब्स और डायफ्राम मसल्स रिलैक्स करेंगे तो प्रेशर पड़ता है लंग्स के ऊपर, इंक्रीज होता है प्रेशर लंग्स के ऊपर और एयर जो है वो मूव आउट होती है लंग्स से। तो ये दोनों प्रोसेस कहलाते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। जो नेक्स्ट हम लोगों ने कल पढ़ना है वो हमने रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस और उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीजेस।